हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए आज देखते हैं अर्थव्यवस्था से संबंधित 10 क्वेश्चन। तो आइए देखते हैं एक करके आज का 10 क्वेश्चन क्या क्या है। तो जो हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि आपको नोटिफिकेशन जो है वो ठीक है। तो आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा कि त्वरित वित्तीय प्रपत्र रैपिड फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट और त्वरित ऋण सुविधा यानी रैपिड क्रेडिट फैसिलिटी निम्नलिखित में से किस एक के द्वारा उधार दिए जाने के उपबंधों से संबंधित है। मतलब ये उधार देने का दो तरीका है, ठीक है, इंस्ट्रूमेंट है कह सकते हैं। तो इसको कौन लागू करता है? एशियाई विकास बैंक कैसा करता है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष करता है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम वित्त पहल करता है या विश्व बैंक करता है? तो ध्यान देना है ऑप्शन बी, ठीक है, ऑप्शन बी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का ये इंस्ट्रूमेंट है। तो त्वरित वित्तीय प्रपत्र और त्वरित ऋण सुविधा दोनों ही अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा उधार दिए जाने के उपबंध हैं। ये दोनों ही उपकरण IMF द्वारा अपने सदस्य देशों को तत्काल और कम शर्त वाली वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। तो त्वरित वित्तीय प्रपत्र क्या होता है? कह रहे IMF द्वारा उन सभी सदस्य देशों के लिए उपलब्ध है जिन्हें तत्काल भुगतान संतुलन की आवश्यकता है। मतलब तब फिर है त्वरित ऋण सुविधा। कह रहे यह कम आय वाले देशों को रियायती वित्तीय सहायता प्रदान करता है। यह अर्जेंट जरूरत पर दिया जाता है और ये कम आय वाले देशों को रियायती मूल्य पे क्या है, वित्तीय सहायता प्रदान किया जाता है। कल भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे दो टर्म है, नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट नीर को बोल सकते हैं, में वृद्धि रुपए की मूल्य वृद्धि को दर्शाता है। दूसरा है कि वास्तविक प्रभावी विनिमय दर जिसको बोलते हैं रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट में वृद्धि व्यापार प्रतिस्पर्धात्मकता को सुधार को दर्शाता है। तीसरा है कि अन्य देशों में मुद्रास्फीति के सापेक्ष घरेलू मुद्रास्फीति में बढ़ने की प्रवृत्ति नीर और री के बीच वर्तमान अपसरण उत्पन्न कर सकता है। तो यहाँ पे दो टर्म हैं, दोनों टर्म को जानना पहले जरूरी है कि ये नॉमिनल इफेक्टिव रेट क्या होता है। तो एक देश में किसी वस्तु का जो रेट है, दूसरे देश में जो वस्तु का रेट है, उसको समायोजित किया जाता है, ठीक है, औसतन मूल्य निकाला जाता है, वो कहलाता है नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट। इसमें मुद्रास्फीति को क्या है, कंट्रोल नहीं किया जाता, मतलब समायोजित नहीं किया जाता है। बट दूसरा बस वही है कि ये भी तो वही चीज है, ठीक है, औसत भारित मूल्य है किसी देश के तुलनात्मक, लेकिन इसमें मुद्रास्फीति कह सकते हैं बैलेंस किया जाता है। तो एक टर्म है यहाँ पे रेर जो होता है, फिर आर से ही चलते हैं, ठीक है, पूरा लिखने में यहाँ प्रॉब्लम हो रहा है। जो होता है क्या होता है, एन गुने यहाँ पे डोमेस्टिक कीमत किसी वस्तु का क्या है, ठीक है, डीपी कह सकते हैं डोमेस्टिक प्राइस, और फॉरेन प्राइस किसी वस्तु का विदेशी मूल्य स्तर क्या है। इस फॉर्मूला से हम रेट निकालते हैं और ये सामान्य फॉर्मूला है। अलग अलग देशों में इसको कैलकुलेट करने का अलग अलग नियम हो सकता है, लेकिन अर्थ लगभग सबका वही होता है, ठीक है। तो अंकित प्रभावी विनिमय दर क्या होता है ये भी निकाला जाता है। बहुत भास्ट फॉर्मूला है, तो यहाँ पे फॉर्मूला प्रीलिम्स के लिए पूछा नहीं जाता है। तो समझना है, याद रखना है कि निर जो होता है वृद्धि रुपये, अच्छा, अंकित प्रभावी विनिमय दर में वृद्धि, मतलब ये जो नीर है इसके रेट में यदि वृद्धि होता है तो क्या मूल्य में वृद्धि होता है। मूल्य वृद्धि मतलब मनी का मूल्य बढ़ना, ठीक है, मनी के मूल्य बढ़ना ध्यान देना है, ना कि मूल्य वृद्धि देखना है किसी वस्तु की मूल्य की वृद्धि, ठीक है। यहाँ उल्टा समझना है, यदि नीर में वृद्धि हो रहा है इसका मतलब है कि भारतीय रुपये का जो है मूल्य में वृद्धि हो रहा है, ना कि वस्तु की मूल्य में वृद्धि हो रहा है। तो नीर के प्रतिशत में वृद्धि हुआ या दर में वृद्धि हुआ तो किसी भी देश के लिए, यहाँ रुपये की बात करेंगे क्योंकि भारतीय अर्थव्यवस्था की बात चल रहा है, तो उसके मूल्य में वृद्धि होता है, रुपये की मूल्य की वृद्धि होता है। यहाँ लिखा भी है वास्तविक प्रभावी विनिमय दर में वृद्धि व्यापार प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार को दर्शाता है।
तो यहाँ पे ध्यान देना है, रीढ़ जो है जस्ट नीर के उल्टा है, ठीक है, जस्ट उल्टा है। ये व्यापार में प्रतिस्पर्धा को दर्शाता है, नहीं दर्शाएगा। इस स्थिति में यदि ऋण कम हो रहा है तो क्या कहेंगे, रुपये के मूल्य वृद्धि क्या है, घट रहा है, ये कुछ ऐसा। करें अन्य देशों में मुद्रास्फीति के सापेक्ष घरेलू मुद्रास्फीति में बढ़ने की प्रवृत्ति नीर और ऋण के बीच में वर्तमान अपसरण उत्पन्न कर सकता है। क्या बोल रहा है, अन्य देशों में मुद्रास्फीति के सापेक्ष घरेलू मुद्रास्फीति में बढ़ने की प्रवृत्ति नीर और ऋण के बीच वर्तमान अपसरण उत्पन्न कर सकता है, मतलब दोनों की खाई को चौड़ा कर सकता है, दोनों का डिफरेंस बढ़ सकता है, ऐसा कह रहा है। तो यहाँ पे 1 और 3 को क्या रखा गया है, सही रखा गया। अब कह रहा है मुद्रास्फीति यदि बढ़ेगा तो क्या होगा, यहाँ पे निर्यात महंगा हो जाएगा, क्योंकि मुद्रास्फीति बढ़ने से भारत का में जो भी वस्तु का कीमत है वो बढ़ जाएगा। अब इसको हम यदि किसी दूसरे देश में बेचेंगे तो उसके लिए वो महंगा होगा, ठीक है। तो महंगा होने के कारण क्या है, यहाँ पे क्या हुआ, उस कारण से नीर भी घटेगा और ऋण भी कुछ घटेगा, ऐसा कुछ है। इसको और डिटेल से देखने की जरूरत है। तो आइए देखते हैं। कह रहा है नीर एक भारित औसत है जो एक देश की मुद्रा की विनिमय दर को अन्य देश की मुद्राओं की एक टोकरी के मुकाबले मापता है। यदि नीर बढ़ता है तो इसका मतलब है कि घरेलू मुद्रा यानी इस मामले में क्या है, रुपया का मूल्य अन्य मुद्राओं के मुकाबले बढ़ रहा है। तो पहला कथन तो ये है। फिर वास्तविक प्रभावी विनिमय दर में यदि वृद्धि होता है तो व्यापार प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार होगा। कह रहे ऋण मुद्रास्फीति के लिए समायोजित करता है। यदि ऋण बढ़ता है तो इसका मतलब है कि घरेलू वस्तु और सेवाओं की कीमतें क्या होता है, विदेशी वस्तु और सेवाओं की तुलना में महंगा हो जाता है। तो कि और भी यहाँ पे है कि ऋण और नीर में सामान्यता क्या है, बोल सकते हैं रेसिप्रोकल संबंध होता है, करे जिससे व्यापार प्रतिस्पर्धा में कमी आती है। फिर है अन्य देशों में मुद्रास्फीति के सापेक्ष घरेलू, ये है कि ऋण जो है नीर को मुद्रास्फीति के लिए समायोजित करता है। यदि घरेलू मुद्रास्फीति अन्य देशों की तुलना में अधिक है तो ऋण में वृद्धि या स्थिरता के बावजूद भी क्या होगा, ऋण में गिरावट आएगी। यह नीर और ऋण के बीच एक बढ़ता हुआ अंतर पैदा करेगा। करा भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। करा यदि मुद्रास्फीति अत्यधिक है तो भारतीय रिजर्व बैंक संभावित रूप से सरकारी प्रतिभूतियां खरीद सकता है। तो पहले ये ध्यान देना है कि मुद्रास्फीति क्या होता है, ये पता है। मुद्रास्फीति होता है मुद्रा का मूल्य गिर जाना, वस्तु का मूल्य बढ़ जाना, महंगाई बढ़ जाना, ऐसा कुछ होता है। कर्ज भारतीय रिजर्व बैंक संभावित रूप से सरकारी प्रतिभूतियां खरीद सकता है। तो पहला कथन जो है, यदि मुद्रास्फीति अधिक है तो उस स्थिति में क्या है, सरकारी प्रतिभूतियां यदि सरकार खरीदता है तो वो मार्केट में पैसा को छोड़ेगा, यानी तरलता बढ़ेगा, क्योंकि ये प्रतिभूतियां खरीदने का काम करेगा। तो जिस कारण से क्या होगा, यहाँ पे पैसा जो है मार्केट में बढ़ेगा तो मुद्रास्फीति घटने की बजाय और बढ़ सकता है। तो ये सही कारण तो है नहीं, यहाँ गलत कहेंगे इसको। यदि रुपये का तेजी से मूल्य ह्रास हो रहा है, यानी कि रुपया का मूल्य गिर रहा है, तो आरबीआई बाजार में डॉलरों का संभावित रूप से विक्रय कर सकता है। सबसे पहले ध्यान देना है कि विक्रय करने से क्या होता है। कोई चीज हम बेचते हैं, डॉलर बेच रहे हैं अलग बात है। कोई चीज यदि हम बेचते हैं, ठीक है, तो उसके लिए कुछ प्राप्त होगा, ठीक है। यदि रुपये का तेजी से मूल्य ह्रास हो रहा है तो आरबीआई बाजार में डॉलरों को संभावित रूप से विक्रय कर सकता है। मूल्य ह्रास क्यों होता है, पैसा यदि मार्केट में अधिक हो जाएगा, लोगों के पास पैसा अधिक हो गया तो वहां पे मूल्य क्या होता है, गिरने लगता है। तो मूल्य ह्रास को रोकने का एक कारण उपाय क्या होता है कि बाजार से तरलता को खींच लिया जाए। तो बाजार से तरलता को खींचने के लिए यहाँ पे डॉलर को यदि बेचेंगे तो उसके बदले रुपया क्या होगा, प्राप्त होगा, और लोग और डॉलर खरीदने के लिए रुपये की मांग करने लगेंगे, जिससे कारण से रुपये का मूल्य क्या हो जाता है, बढ़ने लगता है, ऐसा कुछ होता है, ठीक है। फिर यदि यूएसए में यूरोपीय संघ में ब्याज दरें गिरती होती हैं तो इससे संभावित रूप से आरबीआई की डॉलरों की खरीद प्रेरित हो सकती है। तो यूएसए या यूरोपीय संघ में ब्याज दर कम है, मतलब वहां पे बैंक जो है ब्याज दर कम दे रहा है, भारत में ज्यादा ब्याज मिल रहा है, तो क्या होगा, निवेशक जो है यहाँ आना चाहेंगे, ठीक है।
जब निवेशक यहाँ आना चाहेंगे तो रुपये के मूल्य क्या होगा, बढ़ने लगेगा, यानी कि बोल सकते हैं यहाँ का जो मनी है उसका वैल्यू बढ़ने लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करता है ये कि डॉलरों की खरीद करना शुरू इसलिए करता है कि वो समायोजित करके मुद्रास्फीति को रखे, क्योंकि मुद्रास्फीति नहीं, मुद्रास्फीति यहाँ पे घटेगा ना, तो उसको समायोजित करने के लिए वो क्या करता है, आरबीआई डॉलरों को बेचना शुरू कर देता है, हाँ खरीदना शुरू कर देता है। अब जब खरीदेगा तो क्या करेगा, डॉलर तो इसके पास आएगा और पैसा ये क्या है, मार्केट में छोड़ेगा। तो ये स्थिरता को प्राप्त करने के लिए ऐसा करता है। मतलब आरबीआई एक तरह से क्या करता है कि रुपये का वैल्यू ज्यादा ना बढ़े, इसके लिए वो क्या करता है, डॉलर को बेचने की कोशिश करता है। तो कह रहा है यदि मुद्रास्फीति अधिक है तो आरबीआई पैसे की आपूर्ति को कम करना चाहेगी। ये तो पहला कथन यही है। दूसरा देखते हैं, कह रहा है यदि रुपये का मूल्य तेजी से गिर रहा है तो आरबीआई रुपये को समर्थन देने और मूल्यह्रास को रोकने के लिए बाजार में डॉलर बेच सकता है। जब आरबीआई डॉलर बेचता है तो वो रुपये खरीदता है, जिससे रुपये की मांग बढ़ती है और उसका मूल्य स्थिर होने लगता है। अब है कि यदि यूएसए और यूरोपीय संघ में ब्याज दरें गिरती है तो भारत में निवेश करना अधिक आकर्षक हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे उसको ज्यादा ब्याज ये सब मिल रहा है, क्योंकि यहाँ ब्याज दरें अपेक्षाकृत अधिक होगी। इससे भारत में पूंजी का क्या होगा, प्रभाव बढ़ेगा। पूंजी का प्रवाह जैसे ही बढ़ेगा, आरबीआई के रुपये को मजबूत होने से रोकने के लिए बाजार से डॉलर खरीदने की आवश्यकता हो सकती है। मतलब रुपये ज्यादा मजबूत भी नहीं करना है, ऐसा आरबीआई का क्या होता है, नियम होता है। तो डॉलर खरीदने से आरबीआई विदेशी मुद्रा भंडार को बढ़ा सकता है और रुपये को प्रतिस्पर्धी बनाए रख सकता है। भारतीय अर्थव्यवस्था, ये तो हो गया ना। G20 कॉमन फ्रेमवर्क के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह G20 और उसके साथ पेरिस क्लब द्वारा समर्थित पहल है। तो ये कथन सही है। फिर यह आधारणीय ऋण वाले निम्न आय देशों को सहायता देने की पहल है। ये भी सही है। G20 कॉमन फ्रेमवर्क यानी कि वैसे देश को ऋण देती है जिसका निम्न आय देश, अच्छा निम्न आय वाला है। आधारणीय ऋण क्या होता होगा, ऐसा कुछ वैसे नहीं है, मतलब जिसको वैसे ऋण को वो चुकाने में असमर्थ टाइप का कुछ होना चाहिए। आधारणीय ऋण तो वही हो सकता है। कह रहा है G20 कॉमन फ्रेमवर्क G20 देशों द्वारा समर्थित है और इसे पेरिस क्लब के सदस्य देशों द्वारा भी समर्थन प्राप्त है। पेरिस क्लब सरकारी लेनदारों का एक अनौपचारिक समूह है जो ऋणी देशों को ऋण समाधान प्रदान करता है। कह रहा है यह आधारणीय ऋण वाले निम्न आय देशों को सहायता देने की पहल है। G20 कॉमन फ्रेमवर्क का उद्देश्य आधारणीय ऋण स्तर वाले निम्न आय वाले देशों को ऋण पुनर्गठन में सहायता करना है। इसका उद्देश्य है ऋण स्थिरता सुनिश्चित करना और इन देशों को सतत आर्थिक विकास पर पथ पर वापस लाने में मदद करना। ठीक है, एक टर्म है कि ये आधारणीय ऋण स्तर क्या होता है, ये आप चेक कर लीजिएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में मुद्रास्फीति सहलगन बॉन्ड के क्या लाभ है। तो यहाँ पे है इन्फ्लेशन इंडेक्स्ड बॉन्ड, मतलब ऐसा बॉन्ड जिसमें मुद्रास्फीति के अनुसार जो आपको ब्याज ये सब दिया जा रहा है, ठीक है, वो भी मुद्रास्फीति के अनुसार बढ़ेगा। ठीक है, तो उसी को शॉर्टकट में IBVS कहा जाता है। तो सरकार IBVS के रूप में अपने ऋण ग्रहण पर कूपन दर वही होता है, एक फिक्स रेट होता है जो आपको ब्याज के रूप में उस बॉन्ड पे मिलेगा ही, क्योंकि सरकार बॉन्ड बेचकर आपसे ही यानी जनता से ही कर्ज लेती है। तो इस पे जो रिटर्न उसको देना है ब्याज ये सब, वो एक फिक्स कूपन दर होता है। कर ये कूपन दर जो है कम रखा जाता है, क्योंकि उसको बाद में मुद्रास्फीति के अनुसार क्या किया जाता है, समायोजित किया जाता है, तो कम कर सकती है। तो ये बात सही है। IBVS निवेशकों को मुद्रास्फीति के बारे में अनिश्चितता से सुरक्षा प्रदान करते हैं। तो ये तो है ही, क्योंकि यहाँ इसको एक फिक्स ब्याज मिलता है, साथ ही साथ मुद्रास्फीति के अनुसार क्या है, इसकी क्रय शक्ति क्षमता पे प्रभावित ना हो उसके अनुसार मान लेते हैं कि एक कूपन दर को मान लेते हैं कि 2% निर्धारित किया गया है और 1-2 साल के बाद महंगाई दर मतलब 3% बढ़ गया, तो 3-2-5% क्या है आपको ब्याज मिल जाएगा, ऐसा कुछ। ठीक है,
लेकिन ये मुद्रास्फीति बढ़ा तब ऐसा होता है, बट मान लेते हैं कि 2% था, मुद्रास्फीति इस प्रकार से घटा, ठीक है, बढ़ा नहीं घट गया और 2% की सीमा से नीचे तक चला गया, तो फिर भी 2% आपको दिया जाएगा, क्योंकि ये निश्चित किया जाता है कितना आपको मिलेगा ही, ये जो कूपन दर होता है उसका जो परसेंट है वो मिलता ही है। कह रहा है आईआईबीएस पर प्राप्त ब्याज और साथ ही साथ पूंजीगत लाभ कर योग नहीं होते हैं। तो कह रहा है ऐसे बॉन्ड पर जो ब्याज प्राप्त होता है या साथ ही साथ जो भी पूंजीगत लाभ होता है उस पर टैक्स नहीं लगता है, तो ये गलत है, टैक्स उस पर लगता है। ठीक है, तो यहाँ पे केवल 2 सही होगा। तो ये हमने समझा दिया बढ़िया से, आगे देखते हैं। भारत में कार्य कर रहे विदेशी स्वामित्व की ई वाणिज्य फर्मों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। क्वेश्चन 2022 का है, ठीक है। अगर अपने प्लेटफॉर्म को अच्छा कितने कथन सही है बताना है। अगर अपने प्लेटफॉर्म को बाजार स्थान के रूप में प्रस्तुत करने के अतिरिक्त वे स्वयं अपने माल का विक्रय भी कर सकते हैं। तो एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म होता है, जैसे अमेजन है, फ्लिपकार्ट है, मीशो है, एक उदाहरण के तौर पे समझना है, ठीक है। तो ये सब जो है इस पे जो वस्तु बेचने वाले होते हैं कोई और होता है, ये सिर्फ एक प्लेटफॉर्म है, उसको सुविधा दे रहा है। ये प्लेटफॉर्म जो है खुद अपना सामान विक्रय नहीं कर सकता है, ऐसा कह रहा है। तो अपने प्लेटफॉर्म को बाजार स्थान के रूप में प्रस्तुत करने के अतिरिक्त वे स्वयं अपने माल का विक्रय भी कर सकते हैं, तो ये कथन गलत है, ठीक है। ये 2022 का क्वेश्चन है, 2020 के अनुसार ये डिस्कशन किया जा रहा है, उस वक्त दोनों को सही किया गया है। हाल फिलहाल में यदि कुछ नियम ये सब इसमें चेंज होते रहता है तो उसको अपडेट देखना पड़ेगा, लेकिन उस वक्त के अनुसार देख देते हैं कि इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया है। फिर वे अपने प्लेटफॉर्म पर किस अंश तक बड़े विक्रेताओं को स्वीकार कर सकते हैं, यह सीमित है, ठीक है। तो यहाँ पे एक टर्म में ध्यान देना है कि ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे बड़े विक्रेता, तो बड़े विक्रेता ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे कितने होंगे इसकी कोई सीमा नहीं हो सकती है, ठीक है। लेकिन उस पे वो जो बिक्री कर रहे हैं टोटल जितने भी ई कॉमर्स यानी कि विक्रेता हैं वो मात्र 25% तक ही बिक्री कर सकता है, ये फिक्स है। बट कितने विक्रेता जो हैं उस पे क्या बोल सकते हैं नामित होंगे उस प्लेटफॉर्म पे, इसकी सीमा नहीं, जिस कारण से ये भी गलत हो जा रहा है। तो यहाँ पे ना तो 1 और नहीं 2, इसका डिस्क्रिप्शन नहीं लिए कंफ्यूजन के कारण, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन कौन से कार्यकलाप अर्थव्यवस्था में वास्तविक क्षेत्र रियल सेक्टर का निर्माण करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ तो एक डेफिनेशन ही चाहिए, वो पता होगा तो बन जाएगा। तो वास्तविक क्षेत्रक वो क्षेत्रक होता है जो कुछ ना कुछ उत्पादन करता हो, ठीक है, सिर्फ वित्तीय सेक्टर ना हो। कुछ उत्पादन करने का काम क्या है, किसानों को अपनी फसलें काटना। तो यहाँ पे किसान फसल का उत्पादन तो कर ही रहा है ना, काट को उसको मार्केट में भेजेगा, तो उत्पादन सीधे तौर पे हो रहा है, तो ये रियल सेक्टर में आएगा, वास्तविक क्षेत्र कहलाएगा। कपड़ा मिलों का कच्चे कपास को कपड़े में बदलना, तो यहाँ भी प्रोडक्शन हो रहा है, कच्चे कपास से कपड़ा का निर्माण हो रहा है, यहाँ भी प्रोडक्शन हो रहा है, ये सही है। किसी वाणिज्यिक बैंक का किसी व्यापारिक कंपनी को धनराशि उधार देना, तो यहाँ पे ये क्या है, वित्तीय लेन देन सिर्फ है, यहाँ पे कुछ प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, जिस कारण से ये क्या है रियल सेक्टर या वास्तविक क्षेत्र नहीं कहलाएगा। आगे किसी कॉर्पोरेट निकाय का विदेश में रुपया अंकित मूल्य के बॉन्ड जारी करना, तो यहाँ भी कोई उत्पादन नहीं हो रहा है, ये भी वित्तीय फाइनेंस क्षेत्र बोल सकते हैं, ठीक है, वित्तीय क्षेत्र बोल सकते हैं, तो ये गलत होगा, केवल 1 और 2 सही होगा, ठीक है। आगे देखते हैं। भारत के संदर्भ में हाल ही में जनसंचार माध्यमों में अक्सर चर्चित अप्रत्यक्ष अंतरण को निम्नलिखित में से कौन से की स्थिति सर्वोत्तम रूप से प्रतिबिंबित करता है। तो ये अप्रत्यक्ष अंतरण होता है, उस पर पहले भारत सरकार टैक्स नहीं लगाता था, लेकिन इस बार विवाद कुछ हुआ बीच में, ठीक है, वो घटना शायद हमने नहीं लिया है डिस्क्रिप्शन में। उसके बाद अप्रत्यक्ष अंतरण पर भी अब टैक्स लगाया जाता है। अप्रत्यक्ष अंतरण क्या होता है, यहाँ पे समझते हैं एक उदाहरण से कि कंपनी ए है, बी है और सी है। मान लेते हैं कंपनी ए कहीं विदेश में, ठीक है, कोई स्थान पे मान लेते हैं कि कंपनी ए है, भारत में नहीं है, ठीक है, कंपनी भी भारत का है, ठीक है। तो कंपनी ए जो है कुछ शेयर भारत के कंपनी बी से खरीदता है, तो उसको
प्रॉफिट जो हो रहा है किसी भी कंपनी में, यहाँ इन्वेस्ट किया, मान लेते हैं कोई अच्छा कंपनी में इन्वेस्ट बढ़ रहा है, उसको जो लाभ प्राप्त हो रहा है भारत में क्या है के कारण हो रहा है, ठीक है। लेकिन वो जब है जहां से वो खरीदा था वहीं पे बेचेगा, वो टैक्स वहीं पे देगा, लेकिन भारत को टैक्स नहीं देगा, लेकिन लाभ तो भारत से वो प्राप्त किया है। तो इसी को बोलते हैं अप्रत्यक्ष अंतरण। और इस प्रकार का यदि लाभ प्राप्त किया जाता है तो उस पर भी टैक्स अब लगाया जाता है। तो यह है कि कोई विदेशी कंपनी शेयर अंतरित करती है और ऐसे शेयर भारत में स्थित परिसंपत्तियों से अपना वस्तुगत मूल्य उत्पन्न या व्युत्पन्न करती है, जिस कारण से टैक्स उसको देना होता है, पहले नहीं देना होता था। कर अप्रत्यक्ष अंतरण तब होता है जब एक विदेशी कंपनी जो सीधे तौर पर भारत में परिसंपत्ति का मालिक तो नहीं है के शेयरों को हस्तांतरित किया जाता है और इन शेयरों का मूल्य काफी हद तक भारत में स्थित परिसंपत्ति से प्राप्त होता है। इसका मतलब है कि शेयर भले ही किसी विदेशी कंपनी के हों, लेकिन उनका आर्थिक मूल्य भारतीय परिसंपत्तियों से जुड़ा हुआ है। अगर किसी संगठन की कंपनी द्वारा किए गए व्यय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा शेष सही है। कह रहे हैं नई प्रौद्योगिकियों प्राप्त करना पूंजीगत व्यय है। तो नई प्रौद्योगिकी को प्राप्त करना तो पूंजीगत व्यय है, ठीक है, क्योंकि ये प्रौद्योगिकी जो हम प्राप्त किए हैं, ये जो उत्पादन ये सब में मदद करेगा, उससे पूंजी का निर्माण हो सकता है, ठीक है, तो ये सही है। ऋण वित्तीयन को पूंजीगत व्यय माना जाता है, जबकि इक्विटी वित्तीयन को राजस्व व्यय माना जाता है। तो पूंजीगत व्यय जो भविष्य में पूंजी का निर्माण कर सकता है, बट क्या ऋण वित्तीयन जो है पूंजी का निर्माण करता है? तो नहीं करता है, जिस कारण से ये सिर्फ वित्तीयन का साधन तो है बट पूंजीगत व्यय का नहीं। दूसरा, जबकि इक्विटी वित्तीयन को राजस्व व्यय माना जाता है। पहले राजस्व व्यय क्या होता है? राजस्व व्यय होता है जैसे फैक्ट्री कोई है, कच्चा माल ये सब पे खर्च कर रहा है, तो उससे प्रोडक्शन हो जाएगा, ठीक है, तो ये राजस्व व्यय हुआ। या फिर कोई फैक्ट्री है, उसमें कुछ कर्मचारी लोग हैं, या फिर बिजली है, उस पर खर्च हो रहा है, या फिर कर्मचारी उसको वेतन देने में जो खर्च हो रहा है, तो वो राजस्व व्यय कहलाता है, ठीक है। तो इक्विटी वित्तीयन और ऋण वित्तीयन इन दोनों में से नहीं आता है, जिस कारण से इसको गलत माना। देख सकते हैं पूंजीगत व्यय वे व्यय होते हैं जो किसी संगठन द्वारा दीर्घकालिक संपत्ति प्राप्त करने, अपग्रेड करने और बनाए रखने के लिए किए जाते हैं। नई प्रौद्योगिकियां प्राप्त करना एक ऐसा निवेश है जो संगठन को भविष्य में लाभान्वित करेगा, इसीलिए यह पूंजीगत व्यय है। ऋण वित्तीयन को पूंजीगत व्यय माना जाता है, जबकि ये तो कथन है गलत क्यों है? ऋण वित्तीयन और इक्विटी वित्तीयन दोनों ही वित्तीयन के तरीके हैं, ओनली व्यय के प्रकार नहीं है। दोनों ही बैलेंस शीट के लायबिलिटी या इक्विटी साइड में दिखते हैं। लायबिलिटी मतलब एक होता है देयता, देयता मतलब आप पे उत्तरदायित्व है कि इसको लौटाना है। पूंजीगत व्यय और राजस्व व्यय का वर्गीकरण इस बात पर निर्भर करता है कि व्यय का लाभ कितने समय तक मिलेगा, न कि बात पर कि इसका वित्तीयन कैसे किया गया था। भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। घरेलू वित्तीय बचत का एक भाग सरकारी ऋण ग्रहण के लिए जाता है। तो सरकार के द्वारा ऋण ग्रहण के लिए जाता है, ऐसा आप समझने की इसको कोशिश कीजिए। मतलब लोग बचत कर रहे हैं तो बैंक में रखेंगे, ठीक है, या फिर कहीं निवेश कर देंगे, तो सरकार के लिए ऋण का काम कर रहा है, इसीलिए कथन क्या है? सही है। नीलामी में बाजार संबंधित दरों पर जारी दिनांकित प्रतिभूतियां, डेटेड सिक्योरिटीज जिसको बोलते हैं शायद इंग्लिश में, आंतरिक ऋण का एक बड़ा घटक होता है। तो नीलामी जब सरकार करता है कोई भी प्रतिभूति सिक्योरिटीज, ठीक है, तो वो क्या करता है? अपने देश के अंदर जनताओं से, फिर कोई भी फर्म ये सब भी तो क्या है, इस नीलामी में भाग लेकर उसको खरीदेगा प्रतिभूति को, तो ये भी एक ऋण का साधन होगा। और यहाँ पे आंतरिक ऋण की बात कर रहा है तो वही भी ठीक है, इस कारण से यहाँ पे 1 और 2 दोनों सही हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे वही है, सरकारी आंतरिक ऋण जुटाने के लिए कई तरीके का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें दिनांकित प्रतिभूति जिसको डेटेड सिक्योरिटी बोलते हैं जारी करना एक महत्वपूर्ण तरीका है। ये प्रतिभूतियां नीलाम की जाती है और इनका ब्याज दरें बाजार की स्थितियों के अनुसार निर्धारित होती हैं। आंतरिक ऋण सरकार द्वारा देश के भीतर से उधार लिया गया धन होता है। तो ये दोनों कथन क्या था? सही था। आज हमने देख लिया 10 क्वेश्चन प्रीवियस, अभी 2022 तक पहुंचे हैं, 1-2 सप्ताह और लग सकता है 24 तक के लिए।
तो मिलते हैं कल मिलेंगे ज्योग्राफी के 10 क्वेश्चन के साथ। तो इस प्रकार से हमारे चैनल पर बने रहें, वीडियो को देखते रहें। धन्यवाद।